Hello students, welcome to BBVN online classes, and from today onwards we are going to start a new chapter and its name is Leading the Way. So as the title also defines, it talks about the persons who lead the way. We can call them leaders also. So इस चैप्टर में हम बात करेंगे ऐसे वेमेन के बारे में जिन्होंने ना सिर्फ एक रास्ता चुना बल्कि वो एज अ लीडर जो हैं वो आज याद की जाती हैं. सो फर्स्ट हम बात करेंगे एक डॉक्टर की जिनका नाम है एलिजाबेथ ब्लैकवेल. So Elizabeth Blackwell was born in England in 1821. But she moved to the United States with her family when she was 2 years old. Elizabeth Blackwell का जन्म हुआ था 1821 में इंग्लैंड में, लेकिन वो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका चली गई थी अपने फैमिली के साथ में जब वो 2 साल की थी. By the time she was 23, she had decided that she wanted to be a doctor. और जब तक वो 23 इयर्स की हुई उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि वो एक डॉक्टर बनना चाहती हैं. However, during her time, there were no female doctors in the United States. लेकिन सिचुएशंस कुछ ऐसी थी कि जब उनका टाइम था, उनका वक्त था एक डॉक्टर बनने का, उस टाइम पर यूनाइटेड स्टेट्स में फीमेल डॉक्टर्स नहीं होती थी. It was not easy for Elizabeth to study medicine. मेडिसिन वही जो हम एक डॉक्टर्स पढ़ते हैं, MBBS बोल सकते हैं आप, ठीक है. तो उस टाइम पर मेडिसिन पढ़ना एलिजाबेथ के लिए ईजी नहीं था. मोस्ट ऑफ द मेडिकल कॉलेजेस शी अप्लाइड टू टर्न हर डाउन. और जिस भी मेडिकल कॉलेज में उन्होंने एज अ स्टूडेंट अप्लाई किया वहाँ पर से उनको नो सुनने को मिला. The man who taught medicine didn't think it was right for a woman to be a doctor. वो मैन जो कि मेडिसिन पढ़ाते थे, लेक्चर्स लेते थे, उनको ये लगता था कि एक विमेन जो है वो डॉक्टर बने, ये सही नहीं है. Finally, she was admitted to Geneva Medical College in New York. लेकिन उनके प्रयास जो हैं, एफर्ट जो हैं, उससे उनको फाइनली जिनेवा मेडिकल कॉलेज जो कि न्यूयॉर्क में था वहाँ पर एडमिशन मिल गया. She was the only woman in a class of 150 students. 150 स्टूडेंट्स की क्लास में वो एक अकेली वुमन थी. The other medical student made things difficult for Elizabeth. और इस वजह से बाकी के जो मेडिकल के स्टूडेंट थे उन्होंने काफ़ी कोशिशें की कि जो चीज़ें उनको ईज़िली गेन हो रही थी उसके लिए एलिजाबेथ को काफ़ी डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ रहा था. They criticized her, refused to talk to her, and kept her from taking part in the classroom medical demonstrations. तो चीज़ों को डिफ़िकल्ट बनाने में वो क्या क्या करते थे, वो एलिजाबेथ को बहुत बुरी तरीके से क्रिटिसाइज़ करते थे, उनके बारे में अच्छा नहीं बोलते थे. देन वो उससे बात करने से मना कर देते थे और जो भी क्लासरूम मेडिकल डेमोन्स्ट्रेशंस होते थे, ठीक है, जो प्रैक्टिकल करवाए जाते थे वहाँ पर वो एलिजाबेथ को एंटर ही नहीं करने देते थे. डिस्पाइट ऑल दिस 2 years लेटर, लेकिन इन सारी चीज़ों को झेलने के बावजूद 2 साल बाद में शी ग्रेजुएटेड एट द हेड ऑफ हर क्लास. तो उसने जो है क्लास में टॉप किया इन सारी चीज़ों के बावजूद भी. इन 1849 शी बिकेम द फर्स्ट फीमेल डॉक्टर इन द यूनाइटेड स्टेट्स. 1849 में वो पहली महिला बनी जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में डॉक्टर बनी थी. Despite her training, Elizabeth could not get a job in any of the city hospital. अपनी ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद में, डिग्री मिलने के बाद में भी एलिजाबेथ को एज अ डॉक्टर कहीं पर भी जॉब नहीं मिली. So she opened her own hospital, the New York Infirmary for Women and Children. इसीलिए उन्होंने अपना खुद का एक जो हॉस्पिटल है वो ओपन किया जिसका नाम उन्होंने लिखा न्यूयॉर्क हॉस्पिटल फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन इन अ डिस्ट्रिक्ट वेयर मैनी पुअर पीपल लिव्ड. और वो वहाँ पर कहाँ पर ओपन किया, एक ऐसी जगह पर जहाँ पर बहुत सारे गरीब लोग रहते थे. When the American Civil War broke out in 1861, her hospital became a relief center for wounded soldiers. और जब
1861 में अमेरिकन सिविल वॉर हुई, उस टाइम पर उनका जो हॉस्पिटल था वो सोल्जर्स के लिए एक कैंप बन गया था। जो भी घायल सोल्जर्स आते थे उनका वहाँ पर इलाज करवाया जाता था। She also helped select and train nurses for the war. उन्होंने अपनी कंट्री की हेल्प की कि उन्होंने नर्सेस को ट्रेन किया ताकि वो सोल्जर्स की हेल्प कर सके। She established a medical school for women so that other women could become doctors. उन्होंने एक मेडिकल स्कूल खोला ताकि बाकी की जो महिलाएं हैं वो डॉक्टर बन सके, उन्हें ब्लैकवेल के जितना स्ट्रगल ना करना पड़े। In 1868, she opened the Women's Medical College, the first of its kind in America. और 1868 में उन्होंने वुमेन मेडिकल कॉलेज खोला जो कि अमेरिका में अपनी तरीके का ही एक अलग कॉलेज था। सो दिस इज़ हाउ ब्लैकवेल खुद पढ़ी, एक डॉक्टर बनी, कहीं पर जॉब नहीं मिली, अपना एक हॉस्पिटल खोला। और उसके बाद में भी उन्होंने विमेन के लिए, ताकि उनको कहीं पर अगर जगह नहीं मिलती तो एटलीस्ट एक विमेन के लिए उन्होंने अलग से हॉस्पिटल जो है वो ओपन किया, ताकि जिसको भी डॉक्टर बनना हो वो इजीली वहाँ पर एडमिशन लेकर अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सके। सेकंड हम बात करते हैं एन एक्टिविस्ट की, जिनका नाम है एमिलिन पंखहर्स्ट। Emmeline Pankhurst was born in England in 1858. 1858 में इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ। She was born in a family that had a long history of political and social activism. वो एक ऐसे फैमिली में जन्म ली थी जो कि राजनीति से जुड़े हुए थे, सामाजिक कामों से जुड़े हुए थे। इट मीन्स उनके परिवार के लोग जो हैं वो राजनीति के लोगों से जुड़े हुए थे और जो सोशल लेवल पर काम करते हैं, समाज की भलाई के लिए काम करते हैं, उन लोगों से जुड़े हुए थे। Not surprisingly, Emmeline grew up to be a champion of women's suffrage or the right to vote. और इसमें किसी सरप्राइज़ की बात नहीं है कि एमिलिन भी बड़ी होकर जो विमेन हैं जो कि बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हैं उनके लिए खड़ी हुई और राइट टू वोट, यानी कि महिलाओं को भी मैन की तरह ही वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए, इसके पक्ष में जो हमारी एमिलिन पंखहर्स्ट हैं वो थी। ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम शी हेल्ड डिफरेंट म्यूनसिपल ऑफिसेस, और अपने लाइफ में उन्होंने बहुत सारे म्यूनसिपल ऑफिसेस जो है उसमें काम किया। एज अ पुअर लो गार्जियन एंड अ रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ्स एंड डेथ शी वॉज विटनेस टू द इंफीरियर पोजिशन ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। किस पद पर उन्होंने काम किया? उन्होंने काम किया लो गार्जियन एंड अ रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ एंड डेथ, यानी कि पुअर लोगों के लिए वो कानून की उनको जानकारी देती थी और किसी के बर्थ और डेथ का जो रजिस्ट्रेशन होता था उस डिपार्टमेंट में वो काम करती थी। और इससे शी वॉज विटनेस टू द इंफीरियर पोजीशन ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, और इस जॉब के दौरान उन्हें पता चला कि वाकई में कितनी पोजीशन जो है वो वुमेन की डाउन है इस सोसाइटी में, समाज में। एंड देयर लीगल एंड सोशल ऑपरेशन बाय मैन, और वो देखती थी कि किस तरीके से बाय लॉ है, बाय सोसाइटी है, जो मैन हैं वो विमेन को ऑप्रेस करके रखते हैं। इट मीन्स उनको जो है आगे बढ़ने नहीं दिया जाता, उनके अधिकारों की बात कोई नहीं सुनता। She realized that the only means of emancipating women and reforming society at large was by ensuring political rights for women on par with those of men. और उन्हें ये बात समझ में आई, ये चीज़ उन्होंने रियलाइज़ करी कि वुमेन को मैन के बराबर लाने में, सोसाइटी में उनको मैन के बराबर दर्जा देने का केवल एक ही रास्ता है कि जिस तरीके से मैन को अधिकार है वोट करने का, उसी तरीके से विमेन को भी वोटिंग का अधिकार मिले, ताकि वो पॉलिटिकली जो है वो मैन के बराबर हो, इक्वल हो। In 1903, she founded the Women's Social and Political Union (WSPU), an exclusively female organization, और इसीलिए 1903 में उन्होंने एक संस्था फाउंडेशन की, इट मीन्स उन्होंने एक संस्था ओपन की जिसका नाम था विमेन सोशल एंड पॉलिटिकल यूनियन WSPU, जो कि पूरी तरीके से एक फीमेल ऑर्गेनाइजेशन थी, एक फीमेल संगठन था।
इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़, और उसमें किसी भी तरीके की पॉलिटिकल पार्टी का हस्तक्षेप नहीं था। इट मीन्स वो किसके लिए काम कर रही थी? फीमेल्स के लिए, और उसमें कोई पार्टी जो है वो जुड़ी हुई नहीं थी। द मोटो ऑफ दिस बॉडी वॉज डीड्स नॉट वर्ड्स, और इस पार्टी का एक ही मोटो था कि काम करना है, शब्द नहीं कहने, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ कहती हैं वैसे। एंड इट फोकस्ड एंटायरली ऑन वुमेन्स सफरेज, और इनका एक ही फोकस था कि जो महिलाएं पीड़ित हैं, जिनको अधिकार नहीं मिल रहे हैं, जिनका सोशल और पॉलिटिकल लेवल पर उनको राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं, उनको राइट्स दिलवाना। The organization distrusted all promises and demanded immediate parliamentary action on the issue. वो उन्हें WSPO जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसे किसी तरीके की बातचीत में नहीं पड़ना था। सिर्फ एक चीज़ चाहिए थी कि आप जल्द से जल्द महिलाओं को वोटिंग का अधिकार दें। केवल उनकी एक ही शर्त थी और इसी पर वो काम कर रही थी। Emmeline and her supporters campaigned against the ruling party's candidates at election. तो जो पार्टी उसमें थी, इट मीन्स जो पार्टी उस टाइम पर सरकार में थी, गवर्नमेंट में थी, उससे उन्होंने कहा कि आप हमारी बात सुनिए। जब उन्होंने नहीं सुनी तो नेक्स्ट इलेक्शन में एमिलिन जो है उन्होंने उनका इलेक्शन में सपोर्ट नहीं किया। देन इंटरप्टेड मीटिंग्स ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर, और जितनी भी कैबिनेट की मीटिंग्स होती थी उनमें इंटरप्शन करना शुरू कर दिया। एंड लॉन्च्ड हंगर स्ट्राइक होपिंग टू फोर्स द हैंड ऑफ द रूलिंग गवर्नमेंट ऑन द मैटर, और हंगर स्ट्राइक्स जो हैं वो उन्होंने करनी शुरू कर दी ताकि जो भी रूलिंग गवर्नमेंट है वो उनकी मांगों को मान ले। द गवर्नमेंट मोर ऑफन देन नॉट रिस्पॉन्डेड बाई जेलिंग दैम, और कई बार उनकी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को जेल में भी डाला गया। When the First World War started in 1914, Emmeline called off the suffrage campaign to support the country's war efforts. 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, जो कि जिसमें कि इंग्लैंड भी एक पार्ट था, तो एमिलिन जो है उन्होंने अपना ये जो आंदोलन था, जो कैंपेन था, उसको क्या किया, थोड़े दिन के लिए बंद कर दिया। क्यों कर दिया? रोक दिया गया उन्होंने, ताकि वो वॉर में अपनी कंट्री के जो एफर्ट्स हैं उनको सपोर्ट करना चाहती थी, क्योंकि देश पहले है। During the war year, she visited the United States, Canada and Russia to encourage women to be part of the industrial workforce. तो जिस टाइम पर ये वॉर चल रहा था उस सालों में एमिलिन जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स गई, कनाडा गई, रशिया गई, और वहाँ की महिलाओं को उन्होंने एनकरेज किया कि आपको भी इंडस्ट्रीज़ में जॉब जो है वो करनी चाहिए, घरों से बाहर निकल के अपना काम करना चाहिए। इन 1918 ब्रिटिश गवर्नमेंट पास्ड अ लॉ दैट गेव विमेन ओवर द एज ऑफ 30 द राइट टू वोट, और 1918 में जब वॉर ख़त्म हो गई तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने महिलाओं को ये अधिकार दिया कि वो भी वोट कर सकती हैं। दिस वॉज अ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट फॉर एमिलिन एंड द WSPO, और ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था एमिलिन के लिए भी और उनकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। Later, shortly before her death in 1928, the British Parliament passed the law granting equal voting rights to men and women. तो जो 30 साल के बाद में वोटिंग का अधिकार मिला था 1918 में, 1928 में फिर से एक बिल आया और इसमें जितने अधिकार मेन को दिए गए थे वोटिंग के लिए उतने ही अधिकार विमेन को भी दे दिए गए। इट वॉज इन द सेम ईयर दैट अ वुमन क्रॉस्ड द अटलांटिक ओशन इन एन एरोप्लेन फॉर द फर्स्ट टाइम, और ये 1928 ही था जब एक अकेली महिला ने पूरा अटलांटिक ओशन जो है वो क्रॉस किया था। Today, the world recognizes Emmeline Pankhurst as one of the most remarkable political and social agitators of the 20th century. आज दुनिया उनको याद करती है, एमिलिन पंखर्स्ट को याद करती है कि वो एक बहुत ही रिमार्केबल काम किया था उन्होंने पॉलिटिकल और सोशल लीडर के तौर पर 20th सेंचुरी में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एन एविएटर एमिलिया अहर्ट, उसके बारे में अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।